आगे फिर ये बात जहन में रखें, जब मॉडल में परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी आ जाए तो आपके जो एस्टिमेट्स हैं, एस्टिमेटेड कोफिशिएंट्स हैं, वो अनडिफाइंड हो जाते हैं इन प्रेजेंस लाइक अल्फा बीटा जितने भी है ना, उनकी वैल्यूज हम फाइंड नहीं कर सकते। मसलन अगर तो परफेक्ट मल्टीकोलिनैरिटी है, आप यूं समझ लें कि कंसीडरिंग द फॉलोइंग मॉडल, कंसीडरिंग द फॉलोइंग मॉडल ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन, एक मॉडल है जो y इक्वल बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स प्लस यू, ये है। अगर मल्टीकोलिनैरिटी एग्जिस्ट कर रही है, मल्टीकोलिनैरिटी एग्जिस्ट अगर तो करती है, तो फिर इसका मतलब है बीटा वन वो इक्वल होगा अल्फा इंटू बीटा टू, वो बीटा टू का प्रोपोर्शन होगा, या बीटा टू ये इक्वल होगा अल्फा इंटू बीटा वन। अब ये अल्फा क्या है? ये प्रोपोर्शन है, जितने परसेंट मल्टी कोलिनैरिटी एग्जिस्ट कर रही है वो अल्फा की वैल्यू बता देगी। अगर तो 70% कर रही है तो अल्फा की वैल्यू 0.7 होगी, तो 70% इंटू बीटा टू, ये बीटा टू पे बीटा वन का इन्फ्लुएंस आ जाएगा। तो मल्टी कोलिनैरिटी के केस में ये बीटा वन इसके इक्वल हो जाता है और बीटा टू इसके इक्वल हो जाता है। समझे बात? अगर तो आपने इधर अल्फा लेना है तो फिर इधर अल्फा नहीं लगाना, इधर गैमा कर दें, क्योंकि वो डिफरेंट चीज है, ये डिफरेंट चीज है। ये अल्फा क्या है? ये पोर्शन ऑफ मल्टी कोलिनैरिटी है। आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कितने परसेंट इन्फ्लुएंस में है मल्टी कोलिनैरिटी के, वो जितने परसेंट भी हैं आपको ये वाला कोफिशिएंट बताएगा। अभी मैं इसके फार्मूले लिख रहा हूँ बीटा वन और बीटा टू के। डेविएशन फॉर्म में बीटा वन किसके इक्वल होता है? समेशन एक्स टू वाई इंटू समेशन एक्स वन का स्केयर माइनस समेशन एक्स वन वाई इंटू समेशन एक्स वन एक्स टू डिवाइडेड बाय समेशन एक्स वन स्केयर इंटू समेशन एक्स टू स्केयर माइनस समेशन एक्स वन एक्स टू होल स्केयर। ये फार्मूले तो बनाने आते होंगे सभी को, बड़ी वर्किंग की है इस पे। भाई बीटा वन का फार्मूला है तो एक्स टू से स्टार्ट होगा ना, एक्स टू वाई। अब यहाँ पे बीटा वन इक्वल समेशन एक्स टू वाई इंटू समेशन एक्स वन स्केयर की जगह पे मैं लिखूंगा समेशन अल्फा एक्स टू स्केयर माइनस समेशन अल्फा एक्स टू वाई इंटू समेशन समेशन अल्फा एक्स टू डिवाइडेड बाय समेशन अल्फा एक्स टू होल का स्क्वायर इंटू समेशन एक्स टू होल का स्क्वायर माइनस समेशन अल्फा एक्स टू इंटू एक्स टू होल का स्क्वायर। ये देखिए जहां जहां पे एक्स वन आ रहा है उसकी जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी। ये यहाँ पे ऊपर आप लिख लें एक्स वन इक्वल है अल्फा एक्स टू के। तो जहां जहां पे एक्स वन आ रहा है वहां वहां पे मैं अल्फा एक्स टू पुट करता जा रहा हूँ। देखे जरा, तो अब ये वाला होल स्क्वायर मैं ओपन कर देता हूँ, ये बन गया समेशन एक्स टू वाई इंटू अल्फा टू, बल्कि अल्फा स्क्वायर इंटू समेशन एक्स टू स्क्वायर माइनस समेशन अल्फा एक्स टू वाई और समेशन अल्फा एक्स टू वाई माइनस एक्स टू वाई
x2y, अल्फा और अल्फा, अल्फा स्क्वायर हो गया, अल्फा स्क्वायर समेशन x2 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन x2 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर समेशन x2 स्क्वायर माइनस समेशन x2 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर समेशन x2 स्क्वायर। ये लिखने लाइन जरा ध्यान से। हाँ, तो अब ये आपकी ये पूरी टर्म इसके साथ कट गई है, ये पूरी टर्म इसके साथ कट गई है, तो बीटा वन आपका 0/0 विच इज इक्वल टू अनडिफाइंड होता है। तो यही लाइन ऊपर लिखी हुई है, इन प्रेजेंस ऑफ परफेक्ट मल्टीकोलिनैरिटी हम एस्टिमेटेड पैरामीटर्स की वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते, तो देखिए अनडिफाइंड। सिमिलरली अब बीटा टू, इसका फार्मूला होता है समे, अच्छा चलो ये बीटा टू का फार्मूला समेशन बीटा टू है तो x1y से स्टार्ट होता है फार्मूला, x1y है तो x2 का स्क्वायर माइनस, पहले x1y आ गया, अब दूसरी टर्म में समेशन x2y इंटू समेशन x1 x2, और डिनोमिनेटर बीटा वन बीटा टू दोनों का सेम होता है, समेशन x1 का स्क्वायर समेशन x2 का स्क्वायर माइनस समेशन x1 x2 होल स्क्वायर। अभी आपने यहाँ पे पुट करना है, जहां जहां पे आपको x2 नजर आए इक्वल अल्फा x1, ये आपने खुद काम करना है और मुझे बताना है कि बीटा टू ये भी अनडिफाइंड हुआ है कि नहीं हुआ। समझे बात? अब ये कॉन्सिक्वेंसेस नहीं, हमने लास्ट टाइम इसकी डिस्कस की थी सोर्सेस मल्टीकोलिनैरिटी के। मल्टीकोलिनैरिटी में सबसे पहला सोर्स डाटा कलेक्शन मेथड, जिसमें हमने ये सीखा कि कलेक्शन मेथड आपका इस तरह का होता है जिसकी वजह से मल्टीकोलिनैरिटी आ जाती है। कॉन्स्ट्रेन हम मॉडल में इस तरह की रख देते हैं जिसकी वजह से मल्टीकोलिनैरिटी आ जाती है। मॉडल को सही तरह से स्पेसिफाई नहीं कर पाते जिसकी वजह से मल्टीकोलिनैरिटी आ जाती है। अब वो डिटरमिनेंट मॉडल रख लेते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम बहुत ज्यादा घुसेड़ लेते हैं जिसकी वजह से मल्टीकोलिनैरिटी आ जाती है। हम लैग्स यूज करते हैं, एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज किया साथ ही दूसरा इंडिपेंडेंट उसी का लैग बना के यूज कर लिया, इस वजह से भी मल्टीकोलिनैरिटी आ जाती है। और लास्ट में इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे होते हैं वेरिएबल्स के, उनमें ये नेचुरल है कि मल्टीकोलिनैरिटी आ ही जाती है। जिस तरह वो एग्जांपल की थी कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ये एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, हाउस साइज एक इंडिपेंडेंट है और इनकम दूसरा इंडिपेंडेंट है। हाउस साइज और इनकम इनके इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह के हैं कि मल्टीकोलिनैरिटी आना फितरती बात है। समझे बात? उसके बाद आपने आ जाना है ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मल्टीकोलिनैरिटी पे। इसके दो तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, एक है इसके थ्योरेटिकल और दूसरे हैं प्रैक्टिकल। अच्छा जी, अब ये ध्यान से समझ ले जरा, कॉन्सिक्वेंसेस थ्योरेटिकल। सबसे पहले में वो कह रहा है इवन इन द केस ऑफ नियर मल्टीकोलिनैरिटी ओएलएस एस्टिमेटर्स आर अनबायस्ड। ओएलएस एस्टिमेटर्स देखने में अनबायस्ड ही लगते हैं क्योंकि फार एस्टिमेटर बोलते हैं फार्मूले को। तो अभी जो आपको मैंने बीटा वन बीटा टू का फार्मूला लिखवाया, मल्टी कोलिनियरिटी मौजूद हो या ना हो, फार्मूला तो वही रहेगा ना। तो इसका मतलब है एस्टिमेटर्स अनबायस्ड हैं, देखने में वो अनबायस्ड और बिल्कुल ओके लग रहे होते हैं, कोई जज नहीं कर सकता उसके अंदर मल्टी कोलिनियर है कि नहीं है मल्टी कोलिनियरिटी। अनबायस्ड का मतलब मीन ऑफ पैरामीटर वो एक्चुअल वैल्यू के इक्वल होता है। अल्फा आप अगर उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू लें तो वो अल्फा के इक्वल ही आती है, इसी तरह बीटा की एक्सपेक्टेड वैल्यू लें वो बीटा के इक्वल ही आती है। सेकंड में वो ये कह रहा है कि ये डज नॉट डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी ऑफ मिनिमम वेरिएंस, इसकी मौजूदगी में वेरिएंस भी मिनिमम ही रहता है।
जो कि होना भी मिनिमम ही चाहिए। इसका मतलब है वेरिएंस को देखते हुए भी आप ये नहीं बता सकते कि डाटा के अंदर या मॉडल के अंदर मल्टीकोलिनियरिटी है या नहीं है। तो ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो देख के आप आइडिया बिल्कुल नहीं कर सकते। थर्डली, मल्टीकोलिनियरिटी इज एसेंशियली अ सैंपल फिनोमेना। बाजुकात होता है कि पॉपुलेशन में नहीं थी, पॉपुलेशन आपकी बिल्कुल ठीक है, आपने सैंपल सेलेक्ट इस तरीके से किया है कि सैंपल में आ गई मल्टीकोलिनियरिटी। तो इस तरह भी हो जाता है। समझे बात? ये देखिए, आपके पास अगर पॉपुलेशन में दो तरह का डाटा हो, फर्ज करें एक प्राइवेट एम्प्लॉय की सैलरी है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी है। इनकी अपने कुछ सैलरीज होंगी, 1,000, 2,000, 2,200, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000। इसकी अपनी होंगी 7,000, 3,000, 2,000, 6,000, 5,000 वगैरह वगैरह। ये पूरी लंबी फहरिस्त है। फर्ज कर ले हंड्रेड्स में ये डाटा है, हंड्रेड्स में ये डाटा है। प्राइवेट पर्सन्स की सैलरी गवर्नमेंट पर्सन्स की सैलरी पे असरअंदाज नहीं होती। रियलिटी में तो ऐसे ही है ना। जी सर। पॉपुलेशन में भी ऐसे ही है। पॉपुलेशन में भी देख के यही पता चल रहा है कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, फर्ज कर लें एक पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसे x1 कह दें, इसे x2 कह दें। x1 और x2 का कोई रिलेशन आपस में नहीं बन रहा। अब कोई साहब आए हैं, उन्होंने पॉपुलेशन में से सैंपल सेलेक्ट किया है, x1 का सैंपल वो बनाते हैं। वो कहते हैं जी 3, 4, 5, 6। x2 का सैंपल बनाते हैं और उसमें से भी वो वैल्यूज कोई इस तरह की ले लेते हैं, 3, 4, 5, 6, या मिलती जुलती, जिसमें कोई ट्रेंड आ जाए। बाई चांस इन्होंने वैल्यूज इस तरह की ले ली जिनके अंदर फिर वो मल्टीपॉपुलैरिटी के एलिमेंट शामिल हो गए हैं। हालांकि पॉपुलेशन में नहीं थे, लेकिन सैंपल सेलेक्ट करते वक्त उन्होंने वैल्यूज बाई चांस इस तरह की रख ली हैं जिनके अंदर फिर वो आ गए। अब हालांकि ये वैल्यूज देखें, ये x1 और x2 की बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है 100% मल्टीकोलिनियरिटी आ गई है। ये बाई चांस हुई है क्योंकि सैंपल सेलेक्ट करते वक्त इन चीजों का ध्यान नहीं रखा गया, या सैंपल बहुत छोटा लिया गया, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा भरी थी। तो सैंपल साइज इतना छोटा भी नहीं करना कि उसके अंदर मल्टीकोलिनियरिटी आ जाए। समझ लग रही है बात? प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस, ये ऊपर तीनों थे थ्योरेटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। अब आगे प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सबसे पहले वो ये कहता है कि इन केस ऑफ नियर या हाई मल्टीकोलिनियरिटी देयर आर फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे पहले तो आप ये बीटा 2, इसकी जो इक्वेशन है ना, बीटा 1 प्लस बीटा 2 x1 प्लस बीटा 3 x2, इसने दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए हुए हैं, बीटा 2 और बीटा 3। तो यहाँ पे बीटा 2 और बीटा 3 के फार्मूले बनेंगे और उसी स्कीम से बने हैं जिस तरह से मैंने आपको भी बीटा 1 बीटा 2 के बनवाए हैं। ये इनको नजर मार ले जरा, ठीक बने हुए बने होंगे, ठीक बने होंगे। अब ये x1 अगर तो मल्टीकोलिनियरिटी है, इक्वल टू अल्फा x2 के इक्वल होगा। और इसी तरह आपने ये काम यहाँ पे सोल्ड ही आ गया, बल्कि वैल्यूज में पुट कर देना है, तो ये बीटा 2 अनडिफाइंड हो गया। ये पहला कॉन्सिक्वेंस। इसी तरह बीटा 3 का फार्मूला है, बीटा 3 में आपने ये पुट कर देना है जहां जहां पे आपको नजर आए अल्फा 2, बीटा 2, इसकी जगह पे आप अल्फा इंटू बीटा 3 पुट कर दें। तो ये आपका बीटा 3 भी अनडिफाइंड हो जाएगा। ये पहला कॉन्सिक्वेंस हो गया कि आपके बीटा 2 बीटा 3 अनडिफाइंड हो जाते हैं। उसके बाद सेकेंडली, कोरिलेशन अगर आपका इक्वल टू 1 है तो आपका जो वन। वेरिएंस है अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी इसने छोटा सा प्रूफ करने की कोशिश की हुई है। इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट इक्वल टू वन का मतलब परफेक्ट रिलेशनशिप है ना, परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी है। तो उस केस में फिर वेरिएंस का ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में x2 की जगह पे अल्फा x1 पुट किया हुआ है, तो उसके बाद उसको सोल्व किया है, ये भी अनडिफाइंड निकला है। बीटा 2 बीटा 3 भी अनडिफाइंड हो जाते हैं और वेरिएंस भी अनडिफाइंड हो जाते हैं। तो ये दो इसके प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। आर स्क्वायर बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को। इसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होती है। 0 के करीब आंसर हो तो मॉडल आपका पुअर होता है, 1 के करीब हो तो मॉडल आपका तो अच्छा गुड। होता
और ये इक्वल टू 1 आ जाए तो ये परफेक्ट हो जाता है आपका मॉडल, आइडियल सिचुएशन है। बहरहाल आर स्केयर हाई है जो हमें ये बता रहा है मॉडल अच्छा है। तो साथ ही फ्यू सिग्निफिकेंट टी रेशियोज, सिग्निफिकेंट टी रेशियोज वो उनकी वैल्यूज भी ज्यादा होती हैं आम हालात में। अगर तो मल्टी कोलिनैरिटी भी नहीं है, हेट्रो भी नहीं है, तो आर स्केयर की वैल्यू 1 के करीब हो, टी रेशियोज की वैल्यू भी लार्जर होती है। लेकिन अगर आर स्केयर की वैल्यू 1 के करीब है और टी रेशियोज की वैल्यूज छोटी आ रही हैं, तो ये एक इंडिकेशन हो सकती है कि डाटा के अंदर मल्टी कोलिनैरिटी है। याद रखिए बात, हाई पेयर वाइज कोरिलेशन अमंग रिग्रेसर्स। पेयर वाइज कोरिलेशन एक मेथड है। तो अगर आप वो मेथड लगाते हैं और उस मेथड के अकॉर्डिंग उसकी कोरिलेशन के रिजल्ट हाई निकलते हैं, तो इसका मतलब है रिग्रेसर्स आपस में रिलेट कर रहे हैं, उनका आपस में रिलेशन है। नंबर 3, ऑक्सिलरी रिग्रेशन एक मेथड है। ये मैं आपको इधर समझा देता हूँ क्या होता है, बड़ा आसान है। फर्ज करें y इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2। हमें ये शक है x1 रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो आप बारी बारी रिग्रेशन चेक कर सकते हैं। x1 को आप इंडिपेंडेंट कंसीडर करें, इक्वल टू a प्लस बी x2। आपने ये एक रिग्रेशन बना ली। इसी तरह आप अगर तो आगे प्लस बीटा 3 x3 भी है, x1 x2 की आपने अलहदा रिग्रेशन बना ली, x2 इक्वल टू ए प्लस बी x3 ये अलहदा बना ली, और x3 इक्वल टू ए प्लस बी x1 ये अलहदा बना ली। आप अलहदा अलहदा सिंपल रिग्रेशन के मॉडल बना के उनको सोल्व करना शुरू हो गए हैं। तो वहां से आपको पता चल रहा है x1 का x2 के साथ रिलेशन है कि नहीं है, x2 का x3 के साथ है कि नहीं है, x3 का x1। तो अगर आप अलहदा अलहदा बना के स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से तो सूरत हाल क्लियर हो जाएगी ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्या ख्याल है? यस इस जी। मेथड को बोलते हैं ऑक्सिलरी रिग्रेशन। उसी which x variable is linearly related to other x variable, auxiliary सर इसका regression are वीडियो बनी fitted हुई है। by regression each x on remaining x। तो आपने fitted by regressing each x on remaining x, तो बारी बारी आप हर x को remaining x के साथ from each of auxiliary regression r square and f are computed। तो फिर उन हर सिंपल रिग्रेशंस जो आपने बनाई हुई हैं उनकी आर स्केयर की और एफ की वैल्यूज वो कंप्यूट कर ली जाती हैं, उधर से पता चल जाता है। इफ एफ इज सिग्निफिकेंट देन इट मींस दैट मल्टी कोलिनैरिटी डज एग्जिस्ट। तो अगर तो इनसिग्निफिकेंट आ जाए फिर नहीं एग्जिस्ट कर रही, अदरवाइज एग्जिस्ट कर रही। तो ये तीन ही रखें आप, फरार ग्लोबल टेस्ट एक ये चौथा मेथड है जिसमें काई स्क्वायर टेस्ट लगाया जाता है। उसके बाद एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, फिर पता चलता है। एक आगे काई स्क्वायर का भी एक डिटेक्शन मेथड है, उसका भी पूरा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, फिर पता चलता है कि मल्टीकोलिनैरिटी है कि नहीं। वैसे आपको मैं दर्शन करवा देता हूँ जिसको शौक हो कि ये मेथड किस तरह से अप्लाई होता है। ये देखें यहाँ से शुरू हो गया, ये इसके स्टेप आ गए हैं सारे, पहले की करना है उसके बाद की करना है। ये देखें जरा, ये न्यूमेरिकल आ गया ना, इसमें मल्टीकोलिनैरिटी चेक करने का तरीका बताया भाई। यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ, ये सारी वर्किंग हमने खुद की, हमें y x1 x2 ये गिवन था, ये सारा कुछ हमने निकाल लिया। उसके बाद फिर ये नीचे भी इसकी वर्किंग हमने की है, ये भी सारा कुछ निकाला है। फिर ये किया है, उसके बाद ये किया है, काई स्क्वायर वाला मेथड लगाया है, उसका ये फार्मूला होता है। फिर ये किया है, इसमें इतने ज्यादा आर निकालने पड़ते हैं, ये निकाले हैं हमने। फिर ये करके दिखाओ और वो करके दिखाओ, ये सारे आर निकाले हैं, इनके ये सारे फार्मूले होते हैं, ये याद किए हमने, कंप्यूटेशन की है हमने, ये सारी इसकी कंप्यूटेशन होती है, ये ये सारी कर ली। उसके बाद हम सर ये एफसी में तो होता ना, आपने किया होगा। ये सारे डेविएशन फॉर्म है, ये देखेंगे ये सारी डेविएशन फॉर्म है, ये हमने सारी याद रखनी है। उसके बाद उन फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। तो ये देखें, ये कैलकुलेशन ही है, सारे सारे फार्मूले ही हैं, इतनी मुश्किल बात कोई नहीं है, ये सारे फार्मूले चलते आ रहे हैं। उसके बाद
वो जो ऊपर मैट्रिक्स था एक आर वाला, उस आर वाले मैट्रिक्स में ये वैल्यूज पुट की हैं और एंड पे इसका डिटर्मिनेंट ले लिया है। और ये डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 5 5/5 का है। तो ये कोई इतना मसला नहीं है, आराम से डिटर्मिनेंट आप ले सकते हैं। बस ज्यादा से ज्यादा 6 7 सफ़े ही आपके लगेंगे ना सिर्फ डिटर्मिनेंट लेने में। और ये देखें यहाँ से डिटर्मिनेंट इन्होंने स्टार्ट किया है यहाँ से, ये पहला स्टेप। और उसके बाद अभी ये खत्म नहीं हुआ, ये 7 प्लस हो रही है ये वाली वैल्यू, ये 7 प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, फिर आगे इन सभी को सोल्व करना है। ये देखें ये करके इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकाली है। इस वैल्यू पे फिर उन्होंने बाद में टेस्टिंग अप्लाई किया और कंक्लूजन निकाला है कि हाँ जी वी एक्सेप्ट दैट देयर इज मल्टी कोलिनैरिटी इन द फंक्शन। इतना सा काम है।